एक लड़की जिसने प्रेम को सस्ती पत्रिकाओं में ढूंढा। एक लड़का जिसकी टांगे तो कट गई पर सपने नहीं मरे। एक औरत जिसने अपने पिता को बचाने के लिए रुपए नहीं दिए पर अपना सब कुछ दे दिया। और एक लड़की जिसकी कमर में चाकू था पर वो चाकू भी उसकी इज्जत नहीं बचा सका। इन सब के बीच एक सवाल, वो 7वां घोड़ा कहाँ है जो इस जिंदगी नाम के रथ को खींच रहा है। तो चलिए सुनते हैं वो 7 दोपहरें जिनमें प्रेम के 7 रंग हैं और हर रंग में आप खुद बसे हैं। गर्मी की वो बंद दोपहर, खिड़कियां भीतर से अटकी हुई, पंखे की हवा भी बोझल है। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये कहानी है उन 7 दोपहरों की जिनमें प्रेम ने 7 अलग अलग रूप धारण किए, जिनमें समाज ने अपना असली चेहरा दिखाया, जिनमें मनुष्य की कमजोरियां, उसकी आकांक्षाएं, उसके सपने और उसकी पराजय सब कुछ बेनकाब हुआ। सन 1952 में लिखा गया धर्मवीर भारती का ये उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की वो अनोखी रचना है जिसे जितनी बार पढ़िए हर बार नया लगता है, क्योंकि ये कहानी नहीं, एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो आपको अपने ही जीवन की ओर देखने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए आज हम उन्हीं 7 दोपहरों की यात्रा पर चलते हैं, उस इलाहाबाद की गलियों में जहां माणिक मुल्ला आज भी अपनी कहानियां सुना रहा है और हम सिर्फ श्रोता नहीं बल्कि उन कहानियों के किरदार बन जाते हैं। उपन्यास की शुरुआत होती है उपोद्घात से। यहां लेखक हमें मिलवाते हैं उस शख्स से जो इस पूरी कथा की आत्मा है, माणिक मुल्ला। माणिक मुल्ला कोई साधारण कहानीकार नहीं है, वो एक विचारक है, एक दार्शनिक है और सबसे बढ़कर वो प्रेम के निष्कर्षवादी सिद्धांत का प्रवर्तक है। माणिक मुल्ला के घर गर्मी की दोपहरों में एक अड्डा जमता है। दोस्त आते हैं, चाय आती है, बातें होती हैं और फिर धीरे धीरे माणिक मुल्ला अपनी कहानियों की पोटली खोलता है। पहली दोपहर, गर्मी की उस बंद दोपहर में जब खिड़कियां भीतर से अटका दी गई थी और हवा तक ठिठक कर खड़ी थी, माणिक मुल्ला ने अपनी पहली कथा आरंभ की। नमक की अदायगी। उनके स्वर में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वे किसी पुरानी स्मृति की परत को धीरे धीरे उघाड़ रहे हों। कथा शुरू होती है जमुना से। माणिक मुल्ला उस समय केवल 10 वर्ष के थे। उनके घर के बगल की कोठी में रहती थी जमुना, 15 वर्ष की, देह से भरी पूरी, स्वभाव से चंचल और भीतर से किसी अनकहे अभाव से भरी हुई। जमुना का संसार बहुत बड़ा नहीं था। उसमें 2 ही प्रकार की इच्छाएं प्रमुख थी, सस्ती प्रेम कथाओं की पत्रिकाएं और शहर के किसी भी सिनेमा घर में लगी नई फिल्म के गीतों की पुस्तिकाएं। इन दोनों वस्तुओं को लाने का जिम्मा वो बालक माणिक पर डाल देती और माणिक बिना किसी हिचक के उसके लिए बाजार से वे रंगीन कागज लाता जिनमें प्रेम का एक बनावटी, चमकीला और आधा अधूरा स्वप्न छपा होता था। समय अपनी धीमी चाल से आगे बढ़ता रहा। जमुना 20 की हुई तो माणिक 15 के। बचपन की हंसी ठिठोली के बीच एक अनगढ़ सी देहात्मक जिज्ञासा आकार लेने लगी। जमुना जब भी अवसर पाती माणिक का कान मसल देती, चुटकी काट लेती या उसे इस तरह जकड़ लेती कि उसका दम घुटने लगता। उस स्पर्श में हंसी भी थी, हट भी और एक ऐसी बेचैनी भी जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मोहल्ले के लोग जानते थे कि पास ही रहने वाले महसर दलाल के बेटे तन्ना से जमुना का विवाह तय है। सेम कास्ट होने के बावजूद गोत्र के कारण अड़चन आ गई और जमुना की मां ने विवाह से इनकार कर दिया। उस अस्वीकार में केवल एक रिश्ते का टूटना नहीं था बल्कि एक युवती के सपनों का अचानक बिखर जाना भी था। जमुना रोई जैसे किसी ने उसकी कल्पना का रंगीन कागज छीन लिया हो। धीरे धीरे जमुना की दृष्टि माणिक पर ठहरने लगी। अब वो उसे केवल सामान लाने वाले लड़के की तरह नहीं देखती थी। अकेले में वो उसे इस तरह दबोच लेती मानो अपने भीतर की खाली जगह को भर लेना चाहती हो। माणिक के लिए ये आकर्षण उतना ही भयावह था जितना रहस्यमय। उसकी भाभी प्रतिदिन गाय के लिए रोटी बनाती थी और रोटी को खिलाने का काम माणिक के हिस्से आता। कई बार स्कूल से लौटने में देर हो जाती तो रात में जाना पड़ता और उस रास्ते में जमुना का आंगन पड़ता।
वो जैसे इसी घड़ी की प्रतीक्षा करती रहती। अंधेरे में उसका स्वर, उसका हाथ, उसका अचानक निकट आ जाना, ये सब किशोर माणिक के भीतर एक अनजाना कंपन भर देता। भय और आकर्षण की इस मिली जुली स्थिति को सहज बनाने के लिए जमुना ने उसे बेसन के पुए खिलाने का लालच दिया। पुए की मिठास और स्पर्श की गर्मी के बीच एक अनकहा समझौता बन गया। मिलने का सिलसिला रोजमर्रा की बात हो गई, पर उस मिलन में भविष्य का कोई वादा नहीं था, सिर्फ क्षणिक सांत्वना थी। इस कहानी का अंत किसी प्रेम कथा की तरह उजला नहीं था। सामाजिक सच ने अपनी कठोर रेखा खींच दी। अंततः जमुना का विवाह एक वृद्ध जमींदार से कर दिया गया, ऐसे व्यक्ति से जिसके साथ उसका कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं था, केवल एक सामाजिक व्यवस्था का समझौता था। किशोर आकर्षण की वो अनगढ़ कहानी वही टूट गई। माणिक की स्मृति में बस रह गई एक लड़की, जिसकी आंखों में कभी सिनेमा के गीत चमकते थे और जो बाद में जीवन की अनिवार्यताओं के आगे चुपचाप झुक गई। इस पहली दोपहर के बाद माणिक जैसे श्रोता मंडली से बाहर निकलकर पूरे समाज की ओर देखता है। वो कहता है कि हमारे देश में अधिकांश लड़कियों की स्थिति कुछ ऐसी ही है। दहेज, जाति और सामाजिक गणनाओं के कारण जब समय पर विवाह नहीं हो पाता तो वे सस्ती प्रेम कथाओं में अपने सपनों का विकल्प खोजती है। उनकी दबाई हुई इच्छाएं कभी कभी ऐसे ही किसी कम आयु के लड़के की हंसी, उसकी निकटता या एक क्षणिक स्पर्श में अपना त्याग ढूंढती है। यहां प्रेम महान नहीं रह जाता, बल्कि सामाजिक संरचनाओं से उपजी एक बनावटी भूख का रूप ले लेता है। नमक की अदायगी में माणिक मानो ये संकेत देता है कि जीवन में कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिनका मूल्य बाद में समझ आता है और जिनका हिसाब समाज अपने कठोर नियमों से वसूल करता है। पहली दोपहर की अधूरी लकीर को दूसरी दोपहर में माणिक मुल्ला ने आगे बढ़ाया तो लगा जैसे स्मृतियों की धूप कुछ और तीखी हो गई हो। जमुना का विवाह बहुत दिनों तक टलता रहा और अंततः एक दूर के रिश्ते की रामो बीबी के भतीजे से उसका ब्याह कर दिया गया, ऐसे पुरुष से जिसकी 2 पत्नियां पहले ही मर चुकी थी और जिसकी आयु जमुना से कहीं अधिक थी। जमुना के पिता बैंक में एक साधारण क्लर्क थे। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए यह विवाह मानो एक बोझ से मुक्ति का उपाय बन गया। विवाह के समय पति की वृद्धावस्था देखकर जमुना का मन क्षण भर को अवश्य डोल उठा, पर जेवर और वस्त्रों की चमक ने उस क्षणिक पीड़ा पर पर्दा डाल दिया। वो जब भी मायके आती पति के स्नेह और वैभव का बखान करती, जैसे अपने निर्णय को स्वयं सही ठहराना चाहती हो। एक दिन जमुना के पिता बैंक से घबराए लौटे। हिसाब में 127 रुपए 13 आने की कमी निकल आई थी। अगले दिन तक जमा न हुए तो जेल निश्चित थी। जमुना के पास 250-300 रुपए थे। वो चाहती तो संकट टाल सकती थी, पर उसने साफ मना कर दिया। उसके भीतर अब मायके से अधिक ससुराल का भविष्य था, होने वाले बच्चों का जीवन, अपना सुरक्षित ठिकाना। अगले ही दिन वो ससुराल लौट गई, मानो बीते हुए समय से एक दूरी बना ली हो। ससुराल में जमुना सुखी तो थी, पर संतान के अभाव ने उसके जीवन में एक खाली जगह छोड़ रखी थी। इसी अभाव को भरने के लिए वो रामधन तांगे वाले के साथ प्रतिदिन गंगा स्नान जाने लगी। रामधन ने उसे घोड़े की नाल की अंगूठी बनवाकर पहनने का उपाय सुझाया। लोक विश्वास और आशा के सहारे उसने वो अंगूठी धारण की और कुछ समय बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पर नियति ने फिर करवट ली। पुत्र के जन्म के थोड़े ही समय बाद वृद्ध जमींदार की मृत्यु हो गई। जमुना विधवा हो गई, पर इस बार उसके पास एक संतान थी, एक आश्रय था। अकेलेपन से बचने के लिए उसने रामधन को घर की एक कोठरी दे दी। वर्षों बाद रेल में यात्रा करते समय रामधन की भेंट माणिक से हुई। उसने अपने भाग्य उदय का समाचार सुनाया और माणिक के लिए भी एक घोड़े की नाल भेजी कि वो भी अंगूठी बनवाकर पहन ले, शायद उसका भाग्य भी जाग उठे। दूसरी दोपहर के पश्चात माणिक आदर्श और यथार्थ के बीच की खाई पर विचार करता है। वो पात्रों को मानव वर्ग संघर्ष की दृष्टि से देखता है। जमुना जो परिस्थितियों से समझौता करती है, रामधन जो अवसर का लाभ उठाता है और स्वयं माणिक जो सब देखता है पर निर्णायक क्षणों में निष्क्रिय रह जाता है। प्रेम यहां व्यक्तिगत नहीं,
आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं से संचालित दिखाई देता है। तीसरी दोपहर उमस से भरी थी और कथा का केंद्र बन गया तन्ना, जो कि पास में रहने वाले महसर दलाल का लड़का था। तन्ना की मां का निधन सबसे छोटी संतान को जन्म देते ही हो गया था। घर में पिता महसर दलाल, तन्ना और 3 बहनें थी। बच्चों की देखभाल के बहाने घर में आई एक स्त्री, जिसे वे बुआ कहते थे, असल में एक कठोर शासिका थी। वो बच्चों से नौकरों जैसा काम लेती, आधा पेट भोजन देती और शिकायत कर करके तन्ना को पिटवाती। मझली बहन अपंग थी, जो फिसल फिसल कर गालियां देती रहती। तन्ना प्राय भूखा स्कूल जाता, लौटकर लकड़ी चीरता और अपमान सहता। उसके जीवन में यदि कहीं स्नेह था तो जमुना और उसकी मां के घर। जमुना उसे बुलाकर खिलाती, उसके दुख सुनती और इसी निकटता में दोनों के बीच एक कोमल अनुराग पनपा। पर जब विवाह की बात आई तो गोत्र की दीवार आड़े आ गई। महसर दलाल ने घोषणा कर दी कि लकड़ी के ठूंठ से तन्ना की शादी कर देंगे, पर जमुना से नहीं। तन्ना को मारा पीटा गया, भूखा रखा गया और अंततः RMS में नौकरी दिला दी गई और उसका विवाह एक रूपवती विधवा की सुशिक्षित पुत्री से कर दिया गया। वधू की पढ़ाई रोक दी गई और दोनों परिवारों की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गिरी। बुआ घर छोड़कर चली गई। महसर दलाल अन्य संबंधों में उलझ गए और तन्ना पर घर चलाने तथा बहनों के विवाह का भार आ पड़ा। दिन रात की मेहनत ने उसे समय से पहले बूढ़ा बना दिया। इसी बीच महसर दलाल का नाम एक लड़की की मृत्यु से जुड़ा, फिर उनकी भी मृत्यु हो गई। तन्ना का जीवन निरंतर टूटता गया। एक यात्रा में उसकी भेंट जमुना और रामधन से हुई। जमुना ने उसे अपने घर चलने का निमंत्रण दिया, पर नैतिकता के बंधन ने उसे रोक लिया। लौटकर वो बीमार पड़ा, नौकरी से निकाला गया, फिर यूनियन के सहारे बहाल हुआ, पर एक दिन डाक ले जाते समय ट्रेन से गिर पड़ा और उसकी दोनों टांगे कट गई। तीसरी दोपहर के अनध्याय में माणिक तन्ना की मनस्थिति का चित्र खींचता है, एक ऐसे व्यक्ति की जिसे समाज ने हर मोड़ पर पराजित किया। तन्ना की कहानी केवल एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं है, ये उस मध्य वर्गीय समाज का प्रतिनिधित्व करती है जहां संघर्ष करते करते व्यक्ति टूट जाता है और समाज उसे सिर्फ देखता रह जाता है। चौथी दोपहर प्रेम त्रिकोण की कथा लेकर आई। केंद्र में थी सुंदर लिली। लिली वो लड़की है जिसकी मां तन्ना नाम के व्यक्ति के साथ उसकी शादी को लेकर चिंतित रहती है, जिसे माणिक कभी जमुना की तरह सस्ता साहित्य नहीं बल्कि स्कंदगुप्त जैसे ग्रंथ पढ़ने को देते थे। लिली का व्यक्तित्व जमुना से बिल्कुल अलग था। वो पढ़ी लिखी थी, समझदार थी और उसकी रुचियां साफ थी। माणिक और लिली के बीच एक बौद्धिक और भावनात्मक निकटता थी, पर सामाजिक समीकरण फिर निर्णायक सिद्ध हुए। लिली की सहेली कम्मो उसे समझाती रही कि विवाह के बाद सब बदल जाएगा। कम्मो कहती थी कि लिली, ये सब कुछ दिन की बातें हैं, शादी के बाद सब बदल जाता है, प्रेम व्रेम सब ठंडा पड़ जाता है, असल जिंदगी कुछ और होती है। अंततः तन्ना का विवाह उसी लिली से हुआ। यहां प्रेम फिर से व्यवस्था के सामने झुक गया और आदर्शवाद यथार्थ की धूल में मिल गया। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे स्त्री के सपनों को, उसकी पसंद को, उसकी इच्छाओं को समाज की वेदी पर बलि चढ़ा दिया जाता है। कैसे एक सुशिक्षित समझदार लड़की को भी अपनी इच्छाओं का गला घोंटना पड़ता है और समाज द्वारा तय किए गए ढांचे में ढल जाना पड़ता है। लिली की कहानी उन हजारों लड़कियों की कहानी है जो अपनी पसंद की शादी नहीं कर पाती, जिनकी राय नहीं पूछी जाती, जिन्हें बस समाज की मर्यादाओं के अनुसार ढल जाना होता है। पांचवी दोपहर में सत्ती की कथा उभरी। एक ऐसी लड़की जिसकी चाल में आत्मविश्वास था और कमर में काले बेंट का चाकू। सत्ती चमन ठाकुर द्वारा पाली गई अनाथ थी, जिसने जवान होते ही साबुन का कारोबार संभाल लिया। वो किसी पर निर्भर नहीं थी, वो खुद अपने पैरों पर खड़ी थी। एक ऐसे समय में जब स्त्री का इस तरह आत्मनिर्भर होना दुर्लभ था। हिसाब की एक भूल ने उसका परिचय माणिक से कराया और धीरे धीरे दोनों के बीच आकर्षण जन्मा। सत्ती का खुलापन, उसका आत्मविश्वास, उसकी निडरता,
ये सब माणिक को बहुत आकर्षित करते थे। पर सत्ती ने एक दिन बताया कि चाचा चमन ठाकुर की नीयत खराब है और उसने 500 रुपए लेकर उसे महसर दलाल को सौंप दिया है। ये सुनते ही माणिक के होश उड़ गए। वो समझ गया कि सत्ती खतरे में है। जब सत्ती भागकर माणिक के पास आई और साथ चलने का आग्रह किया, तब माणिक की कायरता उजागर हो गई। वो डर गया, समाज से डर गया, बदनामी से डर गया, अपने भविष्य से डर गया। उसने सत्ती को पकड़वा दिया। अगले दिन खबर मिली कि चमन ठाकुर और महसर दलाल ने उसका गला घोंट दिया। सत्ती की मृत्यु केवल एक लड़की की हत्या नहीं थी, वो उस व्यवस्था की क्रूर से झुकी हुई थी जिसमें स्त्री की इच्छा का कोई मूल्य नहीं, जहां एक लड़की को अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है और फिर भी हार जाना पड़ता है। सत्ती की कहानी उन अनगिनत लड़कियों की कहानी है जिनके साथ अन्याय होता है, जिनकी आवाज दबा दी जाती है, जिन्हें उनके हक से वंचित कर दिया जाता है। सत्ती की मृत्यु का समाचार जब माणिक मुल्ला के भीतर उतरा तो वो केवल एक घटना नहीं रहा, वो अपराध बोध की तरह उनकी आत्मा में जम गया। उन्हें लगा जैसे उस रात की कायरता ने एक जीवन की लौ बुझा दी हो। वे अपने ही निर्णय से घायल थे, अपने ही भय से पराजित। मित्रों ने समझाया कि जो हुआ वो परिस्थितियों का परिणाम था, पर माणिक के लिए यह तर्क खोखला था। वे स्वयं को दोषी मानते रहे, मानो निष्कर्षों का उपदेश देने वाला ये व्यक्ति अपने ही जीवन के निर्णायक क्षण में निष्कर्ष तक पहुंचने का साहस न जुटा सका हो। वे भीतर ही भीतर टूटने लगे, आत्मनाश की दिशा में झुकते हुए। इसी मनस्थिति में एक दिन उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक भिखारिन गोद में बच्चा लिए गाड़ी खींच रही थी और उस गाड़ी पर बैठा व्यक्ति चमन ठाकुर था। निकट से देखने पर वे ठिठक गए। वो स्त्री सत्ती थी, वो जीवित थी और उसके साथ एक बच्चा भी था। इस दृश्य ने माणिक के भीतर जमी हुई निराशा को झकझोर दिया। जो स्त्री उन्हें मृत मानकर वे अपने को हत्यारा समझ बैठे थे, वो किसी न किसी रूप में जीवन जी रही थी, चाहे वो जीवन अपमान और अभाव से भरा क्यों न हो। ये जानकर उनकी आत्मग्लानि कुछ हल्की हुई। उन्हें लगा कि जीवन किसी एक निर्णय से पूरी तरह समाप्त नहीं होता, वो टूटकर भी किसी दूसरी दिशा में बन निकलता है। धीरे धीरे माणिक ने कविता और कहानी के स्वप्न त्याग दिए। उन्होंने तन्ना के रिक्त स्थान पर RMS में नौकरी स्वीकार कर ली, मानो जीवन के व्यावहारिक धरातल पर उतर आना ही उनके लिए प्रायश्चित हो। अब वे वही माणिक थे जिनके घर दोपहर में मित्रों का अड्डा जमता, जहां राजनीति से लेकर प्रेम तक हर विषय पर बहस होती और जहां अतीत की इन कथाओं का पुनरावर्तन होता। छठी दोपहर के पश्चात अनध्याय में वे बीते जीवन पर दृष्टि डालते हैं, ये स्वीकार करते हुए कि मनुष्य अपने निर्णयों का पूर्ण स्वामी नहीं होता, वो परिस्थितियों, वर्ग संबंधों और अपनी भीतरी कमजोरियों से संचालित होता है। छठी दोपहर में उन्होंने महसूस किया कि जीवन में हर कहानी का एक अंत होता है, पर हर अंत के बाद एक नई शुरुआत भी होती है। ठीक वैसे ही जैसे हर दोपहर के बाद एक नई दोपहर आती है और हर अनध्याय के बाद एक नया अध्याय शुरू होता है। उन्होंने समझा कि अतीत के भूतों से घिरे रहने के बजाय वर्तमान में जीना सीखना चाहिए और भविष्य की ओर देखना चाहिए। सातवीं दोपहर में माणिक मुल्ला घोषणा करते हैं कि अब कोई नई कहानी नहीं सुनाई जाएगी। वे कहते हैं कि इन प्रेम कथाओं की श्रृंखला स्वयं में एक अखंड उपन्यास है, ऐसा उपन्यास जो एक साथ सुखांत भी है और दुखांत भी। जमुना का विधवा होकर भी संतोषपूर्ण जीवन, लिली का व्यवस्थित विवाह और वह प्रसंग जब सत्ती के चाकू ने किसी समय माणिक की जान बचाई थी, ये सब जीवन के सास पक्ष को रेखांकित करते हैं। पर दूसरी ओर तन्ना की रेल दुर्घटना और अपंगता, सत्ती का भिखारिन सा जीवन और स्वयं माणिक का अंतहीन विरह, ये सब इस कथा को करुण रंग भी देते हैं। प्रेम यहाँ किसी निश्चित ढांचे में बंधी कहानी नहीं है, वो न पूर्णतः त्रासदी है न पूर्णतः उत्सव। इसीलिए इन्हें नेति प्रेम कहानियां कहा जा सकता है। ऐसी कहानियां जो प्रेम को परिभाषित करने के बजाय उसकी सीमाओं को उद्घाटित करती है। सातवीं दोपहर में माणिक ने सभी कहानियों को एक सूत्र में पिरोते हुए ये निष्कर्ष निकाला कि जीवन में प्रेम के कई रूप हैं, कई परतें हैं,
और कई आयाम हैं। उसे किसी एक परिभाषा में बांधना संभव नहीं है। इन सब के बीच सूरज का 7वां घोड़ा एक प्रतीक की तरह उभरता है। यदि सूर्य के रथ के 6 घोड़े जीवन की प्रत्यक्ष शक्तियां हैं, यथार्थ, संघर्ष, व्यवस्था, परंपरा, नैतिकता और स्वार्थ, तो 7वां घोड़ा वो अदृश्य ऊर्जा है जो आशा का वहन करती है। वही शक्ति मनुष्य को बार बार टूटने के बाद भी जीने का साहस देती है। माणिक की कथाएं वस्तुतः इसी 7वें घोड़े की तलाश है, उस संभावना की जो निराशा के बीच भी जीवन को आगे खींचती रहती है। ये 7वां घोड़ा कभी दिखाई नहीं देता, पर उसकी मौजूदगी का एहसास हर उस व्यक्ति को होता है जिसने जीवन में कभी हार मानने से इनकार किया हो, जिसने अंधेरे में भी उजाले की एक किरण देखी हो, जिसने टूटने के बाद भी संभलने का साहस किया हो। 7वें घोड़े की ये अवधारणा हमें ये सिखाती है कि जीवन में हमेशा उम्मीद की एक किरण होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य में अपनी अनोखी संरचना के कारण विशिष्ट स्थान रखता है। ये न तो पारंपरिक उपन्यास है, न कहानी संग्रह, ये दोनों के बीच की एक नई विधा है। तो दोस्तों, ये थी धर्मवीर भारती जी की अमर कृति सूरज का 7वां घोड़ा की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि प्रेम सिर्फ मिलन का नाम नहीं है, प्रेम सिर्फ रोमांस का नाम नहीं है। प्रेम तो जीवन है, अपनी सारी विडंबनाओं, सारी कमजोरियों, सारी त्रासदियों और सारी आशाओं के साथ। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हर अंधेरे के बाद उजाला होता है, हर दुख के बाद सुख होता है और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। बस जरूरत होती है उस 7वें घोड़े पर भरोसा करने की, उस अदृश्य शक्ति पर विश्वास करने की जो हमें हर मुश्किल से उबार लेती है और हमें फिर से जीने का साहस देती है।